हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसूबी स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे थे जो प्रीवियस यूपीएनएचएम सीएचओ का एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहे थे, जिसके 60 क्वेश्चन हमने प्रीवियस की क्लासों में सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम 60 से आगे के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए, क्योंकि सीएचओ का और जो स्टाफ नर्स का एग्जाम पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, तो कृपया क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इन इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग साइकोलॉजिकल बैरियर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है पारस्परिक संबंधों में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को कम करने के लिए। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को कम करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, इंश्योरिंग एडिक्यूट टेम्परेचर एंड लाइटिंग बिफोर इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले लाइट व पर्याप्त टेम्परेचर सुनिश्चित करें। ऑप्शन बी दिया गया है, इंश्योरिंग दैट द कल्चरल differences and values are considered before initiating communication। दूसरा ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि कम्युनिकेशन से पहले सांस्कृतिक डिफरेंस और वैल्यूज पर विचार किया जाए। और ऑप्शन सी दिया गया है, इंश्योरिंग इंटैक्टनेस ऑफ पेशेंट सेंसरी परसेप्शन बिफोर इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले रोगी संवेगी धारणा की गहनता सुनिश्चित करना। और ऑप्शन डी दिया गया है, इंश्योरिंग दैट द सेंडर एंड रिसीवर आर फ्री फ्रॉम फियर एंजाइटी एंड कंफ्यूजन, यह सुनिश्चित करना कि सेंडर और रिसीवर भय से मुक्त है, भय, चिंता और कंफ्यूजन से मुक्त है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी रणनीति प्रभावी है पारस्परिक संबंधों में मनोवैज्ञानिक बाधा को कम करने के लिए। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले रोगी संवेगी धारणा की गहनता सुनिश्चित करना। इंश्योरिंग इंटैक्टनेस ऑफ पेशेंट सेंसरी परसेप्शन बिफोर इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी यहां पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एन 18-year-old बॉय केम विद एन इंजुरी फ्रॉम फॉलिंग ऑफ ए साइकिल, द डॉक्टर डायग्नोस्ड मसल्स और टेंडन इंजुरी, व्हाट इज एक्चुअल मेडिकल टर्म ऑफ दिस ट्रॉमा। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक 18 वर्षीय लड़का है जो साइकिल से गिरने से इंजर्ड हो गया है। डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि उसकी मसल्स और टेंडन में इंजरी हो गई है। तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज की जाती है वो आपको बतानी है। अगर टेंडन में और मसल्स में इंजरी हो गई है तो उसके लिए हम जो एक्चुअल मेडिकल टर्म यूज करते हैं वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। आंसर आपके सामने ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रप्चर, ऑप्शन बी है स्प्रेन, ऑप्शन सी है लैक्रेशन और ऑप्शन डी है स्ट्रेन। तो मसल्स और टेंडन की इंजरी को स्ट्रेन बोलते हैं। यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्ट्रेन किसको बोलते हैं, जो मोच आ जाती है उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, जिसको आम भाषा में या फिर ग्रामीण या लोकल लैंग्वेज में मोच कहा जाता है, उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। स्प्रेन की अगर बात करें, स्प्रेन क्या होता है, तो अगर लिगामेंट में खिंचाव या लिगामेंट टूट जाते हैं
उस कंडीशन को स्प्रेन बोलते हैं। और लैक्रेशन क्या होता है? एक डीप कट और टियर इन स्किन, स्किन में अगर गहरा घाव हो गया है, गहरा कट लग गया है, उसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं वो होता है लैक्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये हम क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपको इनसे ये आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृपया क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन दिया गया है, विच टाइप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इज फाउंड इन द ओरोफेरेंक्स एंड द लैरिंगोफेरेंक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स को किस प्रकार की ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स में किस प्रकार की लाइनिंग पाई जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम, ऑप्शन बी है सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम, ऑप्शन सी है स्लाइटेड कोलमनर इपिथेलियम और ऑप्शन डी है कुबाइडल कोलमनर इपिथेलियम। तो दोस्तों जो ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स में लाइनिंग पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम की, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ऊपर ओरोफेरेंक्स है और नीचे लैरिंगोफेरेंक्स है, और इनके बीच जो लाइनिंग पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी ट्रैकियल कार्टिलेज आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से समझ लें। ह्यूमन बॉडी में ट्रैकियल कार्टिलेज कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 16 से 19, ऑप्शन बी दिया गया है 15 से 18, ऑप्शन सी दिया गया है 15 से 20 और ऑप्शन डी दिया गया है 16 से 20। तो जो ह्यूमन बॉडी में ट्रैकियल कार्टिलेज होती है उनकी संख्या होती है 1620, 16 से 20 के बीच संख्या होती है, यानी आपका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको सामने स्क्रीन पर डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा। और जो ट्रैकिया होती है बनी होती है 20 रिंग की, जो टफ कार्टिलेज होती है उनके 20 रिंग्स की ट्रैकिया बनी होती है, और जो बैक पार्ट होता है और जो प्रत्येक रिंग होता है वो बना होता है मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रैंड ऑफ राइबोसोम्स moves along and forms a new protein during the process of cell translation। क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्रोसेस होती है सेल ट्रांसलेशन की ड्यूरिंग द न्यू प्रोटीन, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है DRNA, ऑप्शन बी है rRNA, ऑप्शन सी tRNA और ऑप्शन डी है mRNA। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी mRNA। ये ट्रांसलेशन है राइबोसोम का, और किस में हो जाता है mRNA में ट्रांसलेशन हो जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्स्ड ब्रीथिंग इज ऑल्सो नोन एज, फोर्सफुल ब्रीथिंग को क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है यूपनिया, ऑप्शन बी है हाइपरकैपेनिया, ऑप्शन सी है हाइपरनिया और ऑप्शन डी है हाइपोकैपनिया। तो जो फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है उसको कहा जाता है हाइपरनिया। हाइपरनिया होता क्या है, ड्यूरिंग हाइपरनिया आल्सो नोन एज फोर्स ब्रीथिंग,
इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोथ अकर ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब आपको फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है, यानी कि सांस लेने में और सांस छोड़ने में, ये ऐसे बोल सकते हैं आम भाषा में कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या किसी तरह की फोर्स आपको लगानी पड़ती है, तो उस कंडीशन को फोर्सफुल ब्रीथिंग बोलते हैं, जिसको हाइपरनिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में। यानी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इनरवेट्स द ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स ऑफ द आईज। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नर्व आंख की ऑर्बिकुलर आइरिस मसल्स को इनरवेट करती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है ओक्यूलोमोटर, ऑप्शन बी है फेशियल नर्व, ऑप्शन सी है ट्रोक्लियर नर्व और ऑप्शन डी है अब्डोसेंस। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फेशियल नर्व, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि फेशियल नर्व होती है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि फेशियल नर्व होती कहां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ट्रैकिया डिवाइड एट द पॉइंट ऑफ द कैरिना इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें ट्रैकिया कैरिना के बिंदु पर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। ऑप्शन ए दिया गया है सेकंड थोरैकिक वर्टिब्रा, ऑप्शन बी है फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा और ऑप्शन ऑप्शन सी है फोर्थ थोरैकिक वर्टिब्रा और ऑप्शन डी है थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ट्रैकिया होती है और जो डिवाइड होती है कैरिना पे राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, उसको कहा जाता वो होती है फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा पर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये फिफ्थ यानी पांचवी थोरैकिक वर्टिब्रा होती है और यहीं पर जो ट्रैकिया होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल डायरेक्शन इंडिकेट दैट द पोजिशन ऑफ नीकैप इज ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनाटॉमिकल डायरेक्शन क्या इंडिकेट करती है और पोजीशन ऑफ द नीकैप और ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोक्सिमल, ऑप्शन बी है डिस्टल, ऑप्शन सी है डोर्सल और ऑप्शन डी है विंट्रल। तो जो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विंट्रल। ये आगे वाली जो फ्रंट होता है आपका एंटीरियर जिसको बोलते हैं इसी को विंट्रल बोलते हैं और जो पोस्टीरियर साइड होती है उसको डोर्सल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द फिब्रोब्लास्ट फाउंड इन द स्किन। फिब्रोब्लास्ट स्किन में कहां पाया जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है हाइपोडर्मिस, ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन सी है डर्मिस और ऑप्शन डी है इपिडर्मिस। तो जो फिब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं स्किन में वो पाए जाते हैं डर्मिस में, तो यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको सामने डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, ये डर्मिस होती है, ऊपर वाली ये जो लेयर होती है ये इपिडर्मिस होती है और ये डर्मिस में ये जो है ये फिब्रोब्लास्ट है जो कनेक्टिव टिश्यू सेल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया गया है द नर्स पेशेंट रेशियो इन पीडियाट्रिक वार्ड अकॉर्डिंग टू स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट नोट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स और पेशेंट का रेशियो क्या होता है पीडियाट्रिक वार्ड में अकॉर्डिंग टू स्टाफ इंस्पेक्शन। ऑप्शन ए दिया गया है 1:6, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी है 1:8 और ऑप्शन डी है 1:3। तो जो नर्स और पेशेंट का रेशियो होता है पीडियाट्रिक वार्ड में वो होता है 1:4, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द 3 प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से 3 प्रिंसिपल होते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के 3 एलिमेंट प्रिंसिपल होते हैं, एक को छोड़ के जो नहीं होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ओवरहेड कॉस्ट, ऑप्शन बी है मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन सी है लेबर कॉस्ट और ऑप्शन डी है मटेरियल कॉस्ट। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये एलिमेंट नहीं होता है कॉस्ट का, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो प्रिंसिपल एलिमेंट कॉस्ट का नहीं होता है वो आपको बताना था। और जो एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के वो होता है लेबर, मटेरियल और ओवरहेड, ये एलिमेंट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अनदर टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद वन्स विशेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है एक इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया गया है रोल, ऑप्शन बी डिलीगेशन, ऑप्शन सी है स्टेटस और ऑप्शन डी है पावर। तो अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको कहा जाता है पावर, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस नर्स इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्लॉय टू न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू टीचिंग एंड गाइडेंस इज। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपीरियंस नर्स शिक्षण, टीचिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज का परिचय देती है और उन्हें नियोजित करती है, उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है मेंटरशिप, ऑप्शन बी है प्रीसेप्टरशिप और ऑप्शन सी है प्रोफेशनलिज्म और ऑप्शन डी है लीडरशिप। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रीसेप्टरशिप। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली रेफर टू एज। ऑप्शन ए दिया गया है स्पिरिट डी कॉर्प्स, ऑप्शन बी है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और ऑप्शन डी है सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन में कहा गया है उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने की भावना को क्या कहते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है स्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पिरिट डी कॉर्प्स होता क्या है, तो ये रिन्यूएबल पावर सोर्स होता है। स्पिरिट डी कॉर्प्स इज द इंडिविजुअल कमिटमेंट टू ग्रुप एफर्ट, जिसमें क्या होता है कमिटमेंट करते हैं ग्रुप एफर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल इन विच स्टाफ मेंबर आर असाइंड टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क फॉर ए ग्रुप ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है नर्सिंग देखभाल डिलीवरी मॉडल में डिलीवरी मॉडल जिसमें रोगियों के एक समूह के लिए स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए स्टाफ सदस्यों को सौंपा जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्राइमरी नर्सिंग,
ऑप्शन बी दिया गया है फंक्शनल नर्सिंग, ऑप्शन सी है टीम नर्सिंग और ऑप्शन डी है मॉड्यूलर नर्सिंग। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शनल नर्सिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए जॉब दैट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल व्हाइल मोटिवेटिंग एंड रिवार्डिंग द एम्प्लॉय इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नौकरी बनाने की प्रक्रिया जो संगठन को कर्मचारी को प्रेरित करने और पुरस्कृत करते हुए, रिवार्ड देते हुए अपने टारगेट को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जॉब स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी है जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है जॉब डिजाइन और ऑप्शन डी है जॉब आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉब डिजाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर मोटिवेट एंड इंस्पायर द सबऑर्डिनेट टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज एंड एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है वह लीडरशिप स्टाइल जिसमें लीडर अपने सबऑर्डिनेट को उनकी क्षमताओं और अपेक्षाओं से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ऑप्शन बी है ट्रांसएक्शनल लीडरशिप, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव लीडरशिप और ऑप्शन डी है लेजिस फायर लीडरशिप। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एक लीडरशिप स्टाइल जिसमें लीडर अपने जो नीचे कार्य करने वाले लोग होते हैं उनकी क्षमता और अपेक्षाओं से अधिक कार्य करने के लिए जो उनको प्रेरित किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। ये हमारे नर्सिंग वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। आगे जो 20 क्वेश्चन बचे हैं वो बचे हैं रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और जीके के, उन्हें हम अलग क्लास में सॉल्व करेंगे। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।